सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स के बारे में। तो इट इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास विच कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्टेट। मतलब कि फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट होता है पुश और पुल के फॉर्म में, यानी कि ढकेलने या खींचने के फॉर्म में मास के साथ, जिससे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी और स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ये है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर हम इसको पुश या पुल करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और ये जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। और जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकती हैं। और ये जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसका शेप, साइज और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट की तरफ जा सकता है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मतलब कि उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर फोर्स के लगने से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, साइज और शेप भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई हॉकी बॉल है और उसे हम हॉकी स्टिक से हिट करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाते हैं। तो उस पुश से या फोर्स से जो हमने हॉकी स्टिक को दिया बॉल पर, उसकी वजह से बॉल की स्पीड, डायरेक्शन और स्टेट सब चेंज हो गई। तो ये तो था स्पीड, डायरेक्शन और स्टेट की चेंज के लिए एग्जाम्पल। और अगर हम बात करें ऐसे एग्जाम्पल की जिसमें ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो रहा हो, तो वो हो जाएगा जब हम बैलून पर अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं तो वो फट जाता है, जिससे उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं फोर्स के फॉर्मूले को। तो अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल मास के साथ, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल्स टू ma। और बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो वो हो जाएगी, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को न्यूटन भी कहा जाता है क्योंकि फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन रखा गया है, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हमें दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, जो कि है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस को। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो या उससे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है तो उस फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। ये जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो फोर्स लग रहे होते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मतलब बैलेंस्ड फोर्स का ओवरऑल टोटल जो है वो जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर दोनों तरफ से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो फोर्स में वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप यहाँ बस इतना याद रखें कि अपोजिट फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो हम हायर फोर्स में से लोअर फोर्स को माइनस कर देंगे। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स या ओवरऑल फोर्स जीरो होता है। इसके बाद हमें समझना है अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो अगर किसी फोर्स में अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट जीरो से ज्यादा है तो उस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, शेप, साइज सब चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसके इस तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इस साइड से फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड मूव करेगा
क्योंकि इधर की साइड से इस पर 5 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। नेक्स्ट हमें समझना है इस चैप्टर के मेन पार्ट को, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में मोशन के तीनों लॉज को दिया था। तो ये न्यूटन के तीनों लॉज फिजिक्स के सबसे बड़े पार्ट को कवर करती हैं। तो चलिए समझते हैं इन लॉज को। तो सबसे पहले हमें समझना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो ये लॉ कहता है एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट and any object in motion will continue in motion along a straight line within uniform speed until it is compelled by any external force to change its state। तो ये लोग कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो ऑब्जेक्ट जब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल की कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बुक है, वो आराम से रेस्ट की स्टेट में रखी हुई है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। वहीं पर मान लो कि कोई कार है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो कार जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मतलब वो अपनी स्टेट जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए उसको स्टॉप करने के लिए। इसके बाद हमें समझना है काफी इंपोर्टेंट टर्म को, जो कि है इनर्शिया। तो इट इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स अपोजिस और रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसी में रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट। मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली जिस स्टेट में होता है वो उसी में रहना चाहता है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहना चाहता है वो होती है इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बस है और वो रेस्ट में रखी हुई है, अगर हम उसे अपने हाथों से पुश करें या उस पर अपने हाथों से फोर्स लगाएं तो वो मूव नहीं होगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बस का जो इनर्शिया होता है वो अपोज कर रहा होता है उसकी स्टेट को रेस्ट से मोशन में जाने के लिए। वो बस तभी मूव करेगी जब हम एक्सटर्नल फोर्स इनर्शिया से ज्यादा लगाएं। ये जो इनर्शिया होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के मास की। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। इसे आप सिंपली ऐसे समझिए कि मान लो कि दो स्टोन हैं, एक है 5 kgs का और एक है 500 kgs का। तो हम किस स्टोन की स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि हम 5 kg के स्टोन की स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मास के बढ़ने से उसका इनर्शिया बढ़ता है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, जो कि है अपोजिशन ऑफ देयर चेंजेस इन स्टेट। इनर्शिया के या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स को हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप कभी न कभी बस में बैठे होंगे, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बस चलने तक हमारी बॉडी रेस्ट में थी, जो कि अपोज करती है मोशन का। और ऐसे ही जब बस चल रही होती है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाकर बस को रोक दे तो हमारी बॉडी आगे की तरफ गिरने लगती है या मूव करती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो वो रेस्ट में जाने का अपोजिशन या इनर्शिया शो कर रही होती है। इसके बाद हमें समझना एक और काफी इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है मोमेंटम। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के मास के साथ, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का। और इसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर यानी कि पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है।
इसे p से डिनोट किया जाता है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि p इक्वल्स टू m इंटू v। हम यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो मोमेंटम होता है वो इंक्रीज होता है ऑब्जेक्ट के मास के इंक्रीज होने से या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज होने से। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है और उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी काफी हाई हो सकता है। जैसे कि बुलेट, उसकी वेलोसिटी काफी हाई होती है जिससे कि उसका मोमेंटम भी काफी हाई होता है। तो अगर आपसे किसी न्यूमेरिकल में मोमेंटम निकालने को कहा जाए तो आप सिंपली p इक्वल्स टू m इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाकर मोमेंटम